सो हाय गाइस, माय नेम इज़ राकेश जैन और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सीरीज़ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CBSE रिक्रूटमेंट सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई आपने कर रखा है और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, देखिए इस पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गाइस आप देखोगे वेटेज सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है? जनरल नॉलेज का ही है। अगर मैं आपको बताऊँ, जूनियर असिस्टेंट के लिए Tier 1 का ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 1 में 30 क्वेश्चन, खाली 30 मतलब पूरे 30 क्वेश्चन जो है खाली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के आने वाले हैं, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो जीके पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात ये, सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पहले जो Tier 1 होगा उसमें तो टोटल बराबर क्वेश्चन आएंगे सब में, मतलब आपका जीके, आपका इंग्लिश एंड हिंदी, और उसके अलावा आपका जो है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और आपका जो है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर मतलब नॉलेज, तो ये बराबर आएंगे। लेकिन Tier 2 में आपको केवल जनरल नॉलेज ही पूछेंगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपकी जो है जनरल नॉलेज ही आने वाली है टोटल। तो जीके इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जीके की अलग से तैयारी, अच्छी तरीके से बेस बनाना पड़ेगा और अच्छी तरीके से जीके की तैयारी करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर रियली वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, अगर आपको सच में ये क्रैक करना है ना एग्ज़ाम, आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में, बिकॉज यही आपका डिसाइड करने वाला है कि आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जिसमें टॉप 1500 क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ इस सीरीज़ में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चरल और एरोनिमस, सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, और करंट अफेयर के लिए भी मैं अलग से सीरीज़ करवाऊंगा। इसके साथ मैं नहीं करूँगा, ये केवल स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर की भी अलग से सीरीज़ में लेके आऊँगा, जिसमें मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाने वाला हूँ। देखिए जीके इज़ वास्ट। अगर आप जीके को एक मतलब ऐसे रैंडमली पढ़ोगे ना तो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। जीके इज़ इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो जीके को पढ़ना है तो उसको टारगेटेड पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आखिर ये एग्ज़ाम पूछ क्या रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर आप देखोगे ना SSC के सवाल और ये वाले सवाल जो CBSE पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। CBSE आजकल SSC जो है ना बहुत सारे मिसलेनियस सवाल पूछ रहा है, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। बट यहाँ पे आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको भी करवाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड से क्वेश्चंस नहीं है। मतलब जो है ना, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन उसके बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। तो बस यही है कि आपको जीके पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा और पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पढ़ोगे रैंडमली तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इस 1500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है। मैं हर एक सेशन में 100 के आसपास क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो 14 से 15 सेशन होंगे इसके जनरल नॉलेज के। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जितना जल्दी स्टार्ट करोगे यू विल बी अहेड फ्रॉम अदर्स। अब ऐसा सोचोगे ना कि फॉर्म एक्सटेंड होगा, फॉर्म बंद होने तो बाद में देखेंगे, एग्ज़ाम की डेट आने तो बाद में देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे, ऐसे करते रहोगे तो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे और आप देखते रह जाओगे। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे एक स्टार्टअप मिलेगा आपको, और उतना ही ज़्यादा आपको आगे एग्ज़ाम में बेनिफिट होने वाला है। तो अगर फॉर्म भर दिया है आपने, फॉर्म भर दिया है इसका मतलब पढ़ना ही है ना। तो कब होने वाला एग्ज़ाम, कितनी तारीख को होने वाला है, ये चीज़ें छोड़ दीजिए।
फॉर्म भर दिया, अब सीधा पढ़ने बैठ जाइए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। पूरी दम खम के साथ तैयारी करोगे तो ही दूसरे बच्चों से आगे रह पाओगे, वरना तो फॉर्म तो भरते रह जाओगे, सालों दर साल फॉर्म तो भरने ही है ना। तो पूरी मेहनत लगा लो, पूरा दम लगा लो अगर फॉर्म भरा है तो, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द, सबसे पहले मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है या जूनियर असिस्टेंट का, देखिए सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई अलग से जनरल नॉलेज नहीं होगी, है ना। जनरल नॉलेज एक ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आपको। जूनियर असिस्टेंट का भी और सुपरिटेंडेंट के भी एक ही तरह के क्वेश्चंस नॉलेज हो सकता है, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस अलग होगा, बट जीके तो वही रहने वाली है, जीके तो चेंज होगी नहीं ना, है ना। फर्स्ट पानीपत का युद्ध कब हुआ, उसकी जो डेट है जो है 1526 से रहने वाली है, चेंज तो होगी नहीं, है ना। तो जनरल नॉलेज दोनों के लिए मैं कॉमन करवाने वाला हूँ। तो अगर आप भले सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए यही रहने वाली है और सारा कुछ कवर करवाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सीबीएसई पूछता है, ठीक है। मैं एक आपको फॉर द कन्वीनियंस आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब एक पूरा सेशन करवा रहा हूँ जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे गाइस, ठीक है। अब जो करंट अफेयर के जो आंसर्स होंगे वो मैं आंसर्स नहीं करवाने वाला हूँ आपको, खाली दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके के मैं आपको सवालों के जवाब बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेशन। तो तैयार हो जाइए और याद रखिए आपको हर सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से निपटाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। लगभग 1 घंटे का हर सेशन होगा, 1 घंटा आप दीजिए इसमें, बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, जो भी करना है वो करिए। 1 घंटा यहाँ पे दीजिए, खाली क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगा, क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शंस है उसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा और उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो सब भी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Which of the following won Best Country Album Award at the Grammy Award 2019? तो गाइस ये 2020 का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो यहाँ पे आपको देखिए प्रीवियस ईयर करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, ग्रामी अवार्ड 2019 के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट कंट्री, आप अगर आपने एसएससी वगैरह की तैयारी करी होगी या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी तो आपको पता है ग्रामी अवार्ड्स वगैरह ये करंट अफेयर में हम पढ़ते ही है, ठीक है ना। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आप पढ़ के जाते ही है, ठीक है। तो ग्रामी अवार्ड पे एक सवाल पूछा गया था 2019 में। अब इसका आंसर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये सवाल नहीं आने वाला है करंट अफेयर का क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए what was the India's rank in the Commonwealth Game 2018 in the terms of number of gold medal won? इसका आंसर 3rd है, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड और थर्ड जो था वो इंडिया था, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन 2018 का कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि अब अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये जरूर पढ़ेंगे। तो देखिए करंट अफेयर भी इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं, मतलब करंट अफेयर इतना ज़्यादा डीप कहीं से भी घुस के कहीं से भी आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछ रहे जो कि एसएससी पूछ लेता है ना। जैसे तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, इन द दिसंबर 2019 डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द विच प्रेसिडेंट इन यूएस हिस्ट्री टू बी इम्पीच्ड। आपको पता है इम्पीचमेंट जो अपने डोनाल्ड ट्रंप है उनको इम्पीचमेंट किया गया था, तो वो कौन से प्रेसिडेंट है यूएस के, वो 3rd प्रेसिडेंट है, यानी कि 2 पहले प्रेसिडेंट को भी इम्पीच किया गया था। तो आपको याद होगा इम्पीचमेंट दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक सवाल था जो कि आप आराम से, मतलब अगर आपने तैयारी कर रखी होती तो आप आराम से इसका सवाल दे सकते थे जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड। अब देखिए ये क्रिकेट के बारे में भी मतलब मोस्टली 1-2 सवाल आते ही है, तो ये इसका आंसर था MS धोनी, है ना,
ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 व्हाट वाज द इंडियाज एक्सटर्नल डेप्थ एट एंड दिसंबर 2018। तो इंडिया की जो डेप्थ है, एक्सटर्नल डेप्थ, वो 2018 तक कितनी थी? वो थी $521.1 बिलियन। मतलब इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, एक्सटर्नल डेप्थ, ट्रेड डेफिसिट नहीं कह सकते बट एक्सटर्नल ट्रेड डेप्थ जो है, जो हम जो डेप्थ लेते हैं या उधारी लेते हैं दूसरे देशों से, तो वो कितनी है? तो ऐसे सवाल मतलब बहुत ही आउटसाइड सवाल नहीं है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछे गए, है ना। नेक्स्ट सवाल जैसे देखिए, अब देखिए ये स्टैटिक जीके के सवाल है। हु इज़ द इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट द ओलंपिक? इसका सवाल अगर आपने पढ़ा होगा स्टैटिक जीके तो आपको हर जिसको पता ही होगा, इसका आंसर अभिनव बिंद्रा है ना। अभिनव बिंद्रा इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट द ओलंपिक। नेक्स्ट सवाल देखिए, द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब देखिए थोड़ा सा देखिए, अगर आप क्रिकेट के बारे में जानकारी नहीं रखते थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, बट अगर आप क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये इसका भी सवाल आपको पता होता है जवाब। नेक्स्ट सवाल देखिए, आर्टिकल 23 एंड 24 डील्स विद द, वेरी बेसिक सवाल, 23 एंड 24 जो आर्टिकल्स है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, और ये किसके लिए? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको पता ही होगा ये तो। नेक्स्ट सवाल है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO कहाँ पे? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे IMF है, बहुत सारी जो है वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे है? ये आपको मोस्टली जो है स्विट्जरलैंड में होती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एक टॉपिक है जो कि आप पढ़ते ही है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। फर्स्ट इंडियन टू विन द इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप किसने जीता था? इसे जीता था प्रकाश पादुकोण ने, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इज द विजय घाट इज अ मेमोरियल ऑफ, विजय घाट है वो किसकी मेमोरियल है? वो है लाल बहादुर शास्त्री की, है ना। बहुत सारे घाट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो घाट किसके नाम पे है। हु इज द ऑथर ऑफ द हैंगिंग अफजल गुरु? हैंगिंग, अब देखिए ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स के भी सवाल आते हैं इसमें, तो आपको पता होना चाहिए हैंगिंग ऑफ द अफजल गुरु किसने लिखी है? ये लिखी अरुंधति रॉय ने, है ना। तो देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। नोबेल प्राइज़ पे सवाल पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज़ पे मेनली ये सवाल पूछे जाते हैं कि करंटली जो साल चल रहा है वहाँ पे नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल जो है मेडिसिन में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और लिटरेचर में और इकोनॉमी में दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में वो किसको मिला था? चेतन भगत। तो हैनी रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड किपलिंग, खुशवंत सिंह। तो फर्स्ट राइट आंसर इज रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। जब नोबेल प्राइज़ में लिटरेचर प्राइज़ स्टार्ट हुए थे तब सबसे पहले जो मिला था रुडयार्ड किपलिंग को मिला था, है ना। वो आपने बुक पढ़ी होगी जंगल बुक, वो इन्होंने लिखी है। कैपिटल ऑफ कान्वा डायनेस्टी वॉज पाटलिपुत्र। कान्वा डायनेस्टी कहाँ पे थी? मगध में थी। कान्वा डायनेस्टी कब आई थी? जब मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी है? शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के बाद आई थी कान्वा डायनेस्टी, और वही कान्वा डायनेस्टी की जो अब पाटलिपुत्र जो है मगध की ही कैपिटल थी, और पाटलिपुत्र बहुत लंबे टाइम तक मगध की कैपिटल रही थी। स्टार्टिंग में राजगृह थी, जब अपनी जो उससे पहले अपना नंदा डायनेस्टी से पहले जो अपनी हर्यनका डायनेस्टी थी, तो हर्यनका डायनेस्टी के टाइम राजगृह थी, फिर चेंज होती पाटलिपुत्र हो गई नंदा डायनेस्टी के बाद, फिर मौर्यन डायनेस्टी आई, जितनी भी आगे डायनेस्टी आई तब पाटलिपुत्र ही मगध की कैपिटल रही थी। देखिए तो ये मतलब बेसिक सवाल है। देखिए देवम प्रियादसी किसका नाम है? तो ये आपने कई बार सुना होगा, ये जो है अशोक मौर्य, सम्राट अशोक का नाम था, है ना। तो उनके जो पिलर्स मिले थे वहाँ पे उनको कई नामों से पुकारा जाता, मतलब कई नाम उनके अलग अलग है, जिसमें भी एक नाम ये भी है देवनम प्रियादसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसाइडेड ओवर द नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1885 ऑफ
फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के कौन थे? WC बनर्जी, आपको पता होगा। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, है ना। तो ये बेसिक सवाल है, मतलब लगभग सबको पता ही होते हैं। तो स्टैटिक जी के आप देख रहे हैं, मतलब इतनी आउटसाइड नहीं है, इतनी जो है मिसलेनियस नहीं है, मतलब बेसिक सवाल है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? कृष्णा रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है यहाँ पे? भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, तवा। तवा इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है तवा। बाकी ये तीनों जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है। तो मेन जो रिवर सिस्टम्स है वो आपको पता होनी चाहिए। हिमालयन रिवर्स, पेनिसुलर रिवर्स, है ना। पर पेनिसुलर रिवर कौन कौन सी? कृष्णा है, गोदावरी है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा नर्मदा है, तापी है, माही है ना, तुंगभद्रा है, और अपना ये नदी है। बाकी अगर हम देखें हिमालयन रिवर, गंगा, यमुना, भागीरथी, ये ब्रह्मपुत्र, ये जो है हिमालयन रिवर्स है। और सिंधु, इंडस रिवर्स, 5 जो नदियां हैं, इंडस रिवर, सप्त सिंधु, 7 नदियां हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। थबाना नित्यला इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, जो ये थबाना नित्याना, ये हाईएस्ट पीक किसकी है? ये है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है गाइस, ठीक है। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा, जो हिमालय की 3rd लार्जेस्ट हाईएस्ट जो है वो पीक है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द डेस ओशन इज द स्लोवेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 मेजर ओशियंस। 5 महासमुंदर होते हैं जिसमें सेलोवेस्ट का मतलब सबसे कम गहरा कौन सा है? सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, है ना। प्रशांत महासागर, शायद प्रशांत ही कहते हैं ना हिंदी में। बट सबसे कम गहरा यानी कि सेलोवेस्ट कौन सा है? वो है आर्कटिक जो है वो सबसे कम गहरा समुद्र है, यानी कि ओशियन है। आर्कटिक कहाँ पे? ऊपर की तरफ, नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डेस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग विंड फोर्स। अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखिए जी, मतलब यहाँ पे ना हर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से, कल्चरल से, हर जगह से, मतलब एक दो क्वेश्चंस आए ही है ना। तो देखिए मतलब पूरी वैरायटी के साथ क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं, और मतलब बहुत ही आउटसाइड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो डैश इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड फोर्स। विंड फोर्स को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है विंड फोर्स की मेजरमेंट करने के लिए, है ना। सेलिनोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? सैलिनिटी नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डैश हैज कोन्स इंस्टेड ऑफ सीड्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सुना होगा आपने, थोड़ी सी बायोलॉजी अगर आपने पढ़ रखी है तो। जिम्नोस्पर्म वो होता है जिसका जो फल फ्रूट होता है, जिसका सीड होता है वो नेक्ड होता है, यानी उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होती है, उसका सीड जो बीज होता है वो नेक्ड होता है ना। तो ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गाइस कैनीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। एक होता है एंजियोस्पर्म, यानी कि जो फ्रूट के अंदर, मतलब जो लेयर होती है सीड के ऊपर, यानी कि कोई भी फ्रूट है, जैसे मान लो एप्पल, तो एप्पल के अंदर जो सीड है, बट उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर सीड है, उसके ऊपर जो हम खाते हैं जिस पार्ट को, वो एप्पल यानी कि वो कवर है। तो उस टाइप के प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं ना। तो ये 2 टाइप के प्लांट बाकी 5 टाइप के होते हैं, बट मेनली जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है। बाकी एल्गे होता है, टेरिडोफाइट होता है इसके अलावा, है ना। तो द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन बेबी डायपर फॉर इट्स सुपर एब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी इज सिल्वर आयोडाइड, सोडियम पॉलीक्रिलेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। राइट आंसर इज सोडियम पॉलीक्रिलेट, यानी कि डायपर जो यूज़ किया जाता है बेबीज़ के लिए, तो वो सुपर एब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी उसकी किस कारण से होती है? क्योंकि उसमें ये वाला केमिकल होता है सोडियम पॉलीक्रिलेट का, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रागी। अब रागी की एमएसपी 2019-20 में क्या रही है, बाकी ये आप जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये रही थी। तो एमएसपी के बारे में भी सवाल करंट अफेयर पूछा गया है कि उस रागी की जो है एमएसपी क्या दी गई थी। This was established in 1935 on the recommendation of Hilton Young Commission। 1935 में क्या एस्टेब्लिश किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये एस्टेब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1955 में, मतलब एस्टेब्लिश नहीं किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले इंपीरियल स्टेट ऑफ इंडिया नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जो नाम है 1 जुलाई 1955 को रखा गया। ओके, इसके अलावा 5 प्लान्स वगैरह है वो आपको पढ़ने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोक डांस मरूनी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग, मरूनी जो फोक डांस है वो कब परफॉर्म किया जाता है, वो वेडिंग के टाइम किया जाता है परफॉर्म। फोक डांसेज हो गए, क्लासिकल डांसेज हो गए, क्लासिकल म्यूज़िक हो गए, फोक म्यूज़िक हो गए, फोक अपना ये फेस्टिवल्स हो गए, ये सब भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उत्तरायण फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति, उत्तरायण गुजरात में जो है मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। तो मकर संक्रांति मोस्टली कब आती है, जनवरी में आती है, अभी आके गई थी, है ना। अब इस क्वेश्चन देखते हैं स्लॉट 2 के। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज गोइंग टू होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स 2024, मतलब 2022 में 2020 में जब ये आया था सवाल, तो 2024 ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होने वाले, ये सवाल तब आ गया था, है ना। कि आज भी हम जैसे गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछते हैं कि 2028 में कहाँ पे होने वाला ओलंपिक, 2026 में जो होने वाला है विंटर गेम कहाँ पे होने वाला है, 2030 में कहाँ पे होने वाला है ना। तो उसी तरह से 2020 में भी ये पूछा गया था कि 2024 में कहाँ पे होने वाला है। तो 2024 में कहाँ पे हुआ था गाइस, ये हुआ था पेरिस ओलंपिक जो अभी अभी हुआ था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द कैपिटल ऑफ सेसुनाग डायनेस्टी, सेसुनाग डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी। सेसुनाग डायनेस्टी कब आई थी गाइस, सब देखिए मौर्यन डायनेस्टी अपना जो मगध साम्राज्य है ना उसकी डायनेस्टीज आपको याद रखनी, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट जब स्टार्ट होती है वो होती है हर्यनका डायनेस्टी से, है ना। जो हर्यनका डायनेस्टी के बाद फिर आई थी सेसुनाग डायनेस्टी, फिर आई थी नंदा डायनेस्टी, फिर आई थी मौर्यन डायनेस्टी, फिर आई थी सुंगा डायनेस्टी, फिर आई थी कान्वा डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टी जो है ना ये आपको याद रखनी है। तो सेसुनाग डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी, इसकी कैपिटल थी गाइस पाटलिपुत्र, या फिर राजगृह भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सवाल है, क्योंकि जब सेसुनाग डायनेस्टी थी तब ही राजगृह से उन्होंने चेंज की थी पाटलिपुत्र में, तो है ना। तो वैसे इसका आंसर पाटलिपुत्र ही होना चाहिए, क्योंकि सॉरी राजगृह नहीं पाटलिपुत्र ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि राजगृह से उन्होंने चेंज कर दी थी जब वो आए थे, मतलब तो उसने राजगृह से पाटलिपुत्र में चेंज कर दी, तो राइट आंसर विल बी पाटलिपुत्र, है ना। तो देखिए आप सवाल देख रहे हैं, मतलब स्लॉट 1 में स्लॉट 2 में मतलब एक जैसे सवाल है, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जैसे वहाँ पे पूछा गया था कैपिटल की क्या पूछा गया था, कान्वा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, यहाँ पे पूछा गया सेसुनाग डायनेस्टी की कैपिटल क्या है। तो आप सवाल देख रहे हैं, तो इससे क्या है ना नॉर्मलाइजेशन आराम से हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा फर्क फिर नहीं रहता है, क्योंकि लेवल ऑफ द डिफ़िकल्टीज लगभग सेम रहता है पेपर में। तो जो है ना बच्चों में डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती कि यहाँ पे इनका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, हमारा कम हो गया है, हमको कम नंबर पे इतने आए, उसको ज़्यादा नंबर पे इतने आए। तो है ना मतलब एक जैसे टाइप के क्वेश्चंस बट विथ डिफरेंट, मतलब कुछ डिफरेंस कर दिया गया है। जैसे एक स्लॉट में पूछा गया कि जो है बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कहाँ पे हुआ, सेकंड में पूछा गया कि बैटल ऑफ पानीपत थर्ड कहाँ पे हुआ। तो है ना ये रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जिससे कि ना नॉर्मलाइजेशन में आसानी हो जाती है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द 2019 हु अमंग द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ आयुर्वेदा योगा न्यूरोपैथी, यानी कि आयुष के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो कौन थे। अब ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मिनिस्ट्री सब चेंज हो चुकी है, उस टाइम का ये करंट अफेयर का सवाल था।
Which amendment abolished the system of election tribunals and vested the power to the hear election? कौन सा अमेंडमेंट था ये गाइस? था 19th अमेंडमेंट था, जिसमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है पावर जो है इलेक्शन कमीशन के पास आ गई थी, है ना। तो अमेंडमेंट्स जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए, डेस वॉज नोन एज द अमित्रगाथ। अमित्रगाथ किसको कहा जाता था? अमित्रगाथ का इस कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य को। देखिए पहले स्लॉट में क्या पूछा गया? वहाँ पे पूछा गया कि पियादशी किसका नाम था? पियादशी किसका नाम था? सम्राट अशोक का। और यहाँ पे पूछा गया उसके पिता जो थे बिंदुसार मौर्य, तो उसको क्या कहते थे? अमित्रगाथ। और जो थर्ड स्लॉट होगा शायद उसमें ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक में क्या कहते थे? उसको कहते थे एंट्रोकॉटस या सेंट्रोकॉटस, मतलब जो ग्रीस से जो आए थे, है ना। तो जो मतलब ग्रीस में जो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रोकॉटस या एंट्रोकॉटस नाम से जाना जाता है ना। तो ये आपको मतलब एक जैसे सवाल अलग अलग राजाओं के पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ मित्रघात किसको कहते थे? अमित्रघात यानी कि मतलब शत्रुओं का नाशक, अमित्र घात, अमित्र यानी शत्रु और उसका घात करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोक सॉन्ग सोहर इज यूजुअली संग ड्यूरिंग। अब वहाँ पे पूछा गया था गाइस कि मतलब वेडिंग के टाइम पे कौन सा फोक डांस मतलब गाया जाता है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये वाला डांस कहाँ किस टाइम पे गाया जाता है? ये डांस गाइस गाया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है, चाइल्ड बर्थ। देख रहे हैं आप, एक जैसे सवाल आ रहे हैं दोनों में, मतलब थोड़ा सा चेंजेस करके सवाल पूछे जा रहे हैं दोनों में। फागुनपुई इज़ द हाईएस्ट पीक, वहाँ पे पूछी गई थी गाइस अफ्रीका की हाईएस्ट पीक, मतलब अफ्रीका की कौन सी थी वो नाम मैं भी शायद वो दिमाग से भूल गया क्योंकि अटपटा नाम है। तो ये वाली पीक कहाँ की हाईएस्ट है? ये गाइस मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे मिजोरम की पूछ ली, वहाँ पे अफ्रीका की पूछ ली, तो एक जैसे सवाल आप देख रहे हैं। डेस वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ प्रीमियर बैडमिंटन लीग। फर्स्ट विनर कौन था प्रीमियर बैडमिंटन लीग का? ये था गाइस हैदराबाद हॉटशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर द डिस्प्लेस्ड इज रिटन बाय बुक्स ऑन ऑथर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फर्स्ट स्लॉट में भी आया था, इसमें भी आया था, और मतलब एक दो सवाल आते ही है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड गाइस किसके द्वारा लिखी गई थी? वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंडियन फिशरीज एक्ट वाज पास्ड। इंडियन फिशरीज एक्ट कब पास हुआ था? इंडियन फिशरीज एक्ट गाइस पास हुआ था आपके अपना ये 1897 में पास हुआ था। Okay. Next question guys, as per the WTO, world trade growth slowed down to dash in the 2018 from 4.6% in 2017. तो उसमें पूछा गया था guys कि भारत की जो मतलब भारत की डेप्थ कितनी थी, डेप्थ कितनी हो चुकी थी उधारी, और यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रेड ग्रोथ जो है वर्ल्ड की वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पहले 4.6 थी 2017 में, 2018 में कितनी हो गई थी? 3% हो गई थी। बाकी करंट अफेयर का सवाल है तो उस टाइम जो पूछा गया था, मतलब इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। हु इज़ कॉल्ड एज द शेर ए कश्मीर। शेर ए कश्मीर किसको कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं? वाइस मैन शायद कहते हैं। तो गांधी जी को महात्मा कहते हैं, वैसे ही ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहते हैं। तो ये जो उनको दिए गए थे पद, तो ये आपको याद होनी चाहिए। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ग्राउंडनट, अब वहाँ पे रागी का पूछा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और यहाँ पे पूछ लिया ग्राउंडनट का। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख सकते हैं कि मतलब शॉर्ट 1 और 2 में मतलब सारे स्लॉट्स में एक जैसे ही सवाल पूछ रहे हैं, बस टर्म्स चेंज कर रहे हैं, डेफिनेट मतलब बस थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। हाउ मेनी लैंड रिफॉर्म्स वर एडेड इन द 9th शेड्यूल बाय 78th अमेंडमेंट। 78th अमेंडमेंट में जो है कितने लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे? 27 लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। द केमिकल नेम ऑफ
प्रूसिक एसिड जो है किसका केमिकल नेम है? ये है गाइस अपना हाइड्रोजन साइनेड, जिसका केमिकल फार्मूला जो है HCN है, HCN, ठीक है, आप याद कर लेना HCN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द बैटल ऑफ करनाल फाउट? बैटल ऑफ करनाल का फाउट किया गया था गाइस? ये फाइट किया गया था 1739 में। किसके बीच में? अपना ये मोहम्मद शाह और नादिर शाह आपने सुना होगा, जो वो अपना लेके भाग गया था, कोहिनूर का हीरा लेके भाग गया था। तो नादिर शाह पर्शियन रूलर पर्सिया से आया था, और जब मोहम्मद शाह जब अपना मुगल एम्परर था, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी 1739 में, जिसको बैटल ऑफ करनाल कहते हैं। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर स्टैनली बेल्डविन ऑन। साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था गाइस? साइमन कमीशन जो है वैसे अपॉइंट किया गया था 8 नवंबर 1927। अब साइमन कमीशन क्या है, जिसमें मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 में, उसमें अपडेशन करने के लिए मतलब एक साइमन कमीशन आया था, जिसमें जितने भी ऑफिशियल थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसलिए जो है सब ने, जो भी नेशनलिस्ट थे, उन सब ने इसका जो है पुरजोर विरोध किया था। कि फिर वो एक अपना नारा भी दिया था, साइमन गो बैक, क्योंकि उसमें जितने भी ऑफिशियल्स थे सारे ब्रिटिशर्स थे, उसमें इंडियन का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये साइमन कमीशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में अपॉइंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ लॉन फॉक्स डांसिंग। देखिए, बुक्स एंड ऑथर के ये सेकेंड सवाल आया है, और लॉन फॉक्स डांसिंग जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड एक बहुत बड़े ऑथर है इंडिया के। R.K. नारायण के भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। इन्होंने मालगुडी डेज लिखी और काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी बुक्स लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डैश ओशियन इज ऑल्सो नोन एज साउदर्न ओशियन। आज उसमें पूछा था कि सैलोवेस्ट ओशियन कौन सा था? आर्कटिक है ना। इसमें पूछा है कि साउदर्न ओशियन कौन सा है? वो है एंटार्क्टिक ओशियन, जो एंटार्क्टिका के पास में है, नीचे वाला साउदर्न ओशियन एंटार्क्टिक ओशियन है गाइस। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कहाँ पे गाइस? वहाँ पे पूछा गया था, मैरीटाइम वाली है ना, यहाँ पे पूछा गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहाँ पे? एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहाँ पे गाइस? वियना में है, ठीक है। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड इन। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया गया था गाइस? पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड किया गया था 19 जुलाई 1905, और इस टाइम अपना वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, उसको डिफरेंट अलग अलग किया गया था, ताकि अपना हिंदू और मुस्लिम में म्यूटिनी हो जाए और उन दोनों में जो है मनभेद हो जाए, इसलिए। जीन हेनरी डोनाल्ड इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। अब जीन हेनरी डोनाल्ड जो है, इसको फर्स्ट प्राइज नोबेल प्राइज़ मिला था किसमें? पीस प्राइज़ मिला था। सबसे पहला पीस प्राइज़ जिनको है वो जीन हेनरी डोनाल्ड को मिला था। उसमें पूछा गया था कि लिटरेचर का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, और इसमें पूछा गया पीस प्राइज़ किसको मिला था, है ना। इन 1969 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, कितनी बैंक नेशनलाइज्ड हुई थी 1969 में गाइस? 14 बैंक नेशनलाइज्ड की गई थी। बहुत बड़ी बड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स थी वो सब नेशनलाइज्ड कर दी गई थी। और 1969 में जब इंदिरा गांधी थी, और शायद फोर्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था उस टाइम पे। तो SI यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर इज, SI यूनिट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की SI यूनिट, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है गाइस? केल्विन। सेल्सियस इज नॉट द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, याद रखना। केल्विन इज द ऑफिशियल SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एम्पियर किसकी है? एम्पियर है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है। मोल किसकी है? वैल्यू ऑफ सब्सटेंस की जो SI यूनिट है वो मोल है,
ठीक है। कैंडेला जो है वो अपने ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी जो होती है, लाइट इंटेंसिटी, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी उसकी होती है कैंडेला। ओके, तो ये ना मैं खाली इसको आपका जवाब खाली ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओ ऐसा नहीं है, मैं बाकी जो ऑप्शन है उसको भी आपको बता रहा हूँ ताकि अब ये सवाल आ गया, हो सकता है नेक्स्ट इस बार जो पेपर आने वाले उसमें ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, तो साथ साथ में ऑप्शन भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है ना, तो वो भी मैं साथ साथ में करते जा रहा हूँ आपके। देखनी इज़ पॉपुलर आर्ट फॉर्म इन, देखनी एक डांस फॉर्म है, वो कहाँ की है? देखनी डांस फॉर्म है गाइस गोवा की। जैसे महाराष्ट्र की लावनी है, उत्तर प्रदेश की अपना नौटंकी है, पंजाब की भांगड़ा है, इस टाइप की जो फोक डांसेज है वो आपको याद होनी चाहिए। विच टर्म वॉन IPL 2019, अब IPL 2019 कौन जीता था? बहुत बेसिक सवाल है उस टाइम का, अब आपको शायद याद ना हो। वैसे मुंबई इंडियंस जीती थी 2019 का, बट ये अगर उस टाइम 2020 में सवाल आया था तो बहुत बेसिक सवाल है, लगभग सबको पता होता है कि IPL कौन जीता होता है ना। In December 2019, the Cabinet Committee on Security CSS approved the creation of post of Chief of Defence Staff CDS। आपको पता होगा CDS की जो पहली पोस्ट कब मतलब अप्रूव की गई थी 2019 में। द CDS विल बी द रैंक ऑफ अ टेस्ट जनरल। अब जो CDS है ना, सबसे पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। बट CDS में जो स्टार होते हैं वो कितने स्टार रैंक होती है? वो होती है 4 स्टार रैंक होती है गाइस। हाईएस्ट जो रैंक होती है 5 स्टार रैंक होती है किसी भी डिफेंस में, बट 5 स्टार रैंक किसी को भी नहीं दी जाती है, हाईएस्ट जो है 4 स्टार रैंक ही दी जाती है, भले वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ हो, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हो, जो है हाईएस्ट जो रैंक दी जाती है 4 स्टार रैंक दी जाती है। जो CDS है उसको भी 4 स्टार रैंक ही दी जाती है ना, हाईएस्ट। और वो अपने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ अपना एयरफोर्स स्टाफ कौन है, करंटली CDS कौन है, ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये सवाल पूछते हैं। द कैपिटल ऑफ पल्लवास वॉज, पल्लव डायनेस्टी जो थी उसकी कैपिटल कौन सी थी गाइस? उसकी कैपिटल थी कंचीपुरम। पल्लवा डायनेस्टी एक साउथर्न डायनेस्टी थी, जैसे पाल चोला डायनेस्टी है, पांड्या डायनेस्टी है, चेरा डायनेस्टी है अपना, और अपना अगर पेनिसुलर की बात करें, पेनिसुलर डेक्कन रीजन की बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी है। तो ये डायनेस्टीज के फाउंडर कौन है, इनकी कैपिटल्स क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो जैसे पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल थी? अपना मगध महाजनपद की। राजगीर भी मगध की थी। तक्षशिला थी गाइस गांधार जनपद। महाजनपद कितने होते हैं? 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है, 16 महाजनपद, और उनके कैपिटल्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ओवर। हीराकुंड डैम कहाँ पे? इजी सवाल गाइस, महानदी रिवर पे बना हुआ है। महानदी रिवर कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में मतलब हीराकुंड डैम बना हुआ है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सिटीजन डेली माई टाइम्स माई लाइफ? गाइस ये लिखी गई है अपना ये इसके द्वारा, किसके द्वारा? शीला दीक्षित के द्वारा। तो गाइस इस स्लॉट में 3 सवाल बुक एंड ऑथर पे आए हैं। तो बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है जो उसके ऑथर आपको याद होने चाहिए। तो गाइस देखिए, इस सेशन को आज मैं ये यहीं कंप्लीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो आपको आइडिया लगा कि हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, वेदर इट इज़ साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चरल, फोक डांसेस वगैरह, करंट अफेयर, मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं इन्होंने, हर टॉपिक पूछा गया है। और वहाँ से भी बहुत ही मतलब क्लियर सवाल पूछे गए हैं। कोई भी एनोनिमस मिसलेनियस सवाल यहाँ पे नहीं है, मतलब ऐसे अंधे सवाल नहीं है जो SSC कभी पूछ लेता है। मतलब कोई भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे गए। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर ली ना आपने, तो आप मतलब आराम से GK फोड़ सकते हैं, है ना। तो लेट्स एंड दिस सेशन। फर्स्ट सेशन था ये अपना, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये तो मैंने खाली प्रीवियस ईयर सवाल करवाए हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट सेशन से मैं आपको इससे रिलेटेड मतलब बेस्ट से बेस्ट सवाल करवाने का ट्राई करूँगा, जो कि आपके
एग्ज़ाम में आने वाले हैं, एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और आप उसको बेल आइकन जो होती है उसको दबा दे, ताकि जैसे नेक्स्ट सेशन आए आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई मिस्टेक्स है या कहीं पे इम्प्रूवमेंट करना है, कहीं भी मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड माई कंटेंट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।